पाकिस्तान ने मुकाबला जीता, जिम्बाब्वे को हराया, ज़रा से मुश्किल हुई लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी लम्हात में मुकाबला जीत लिया। नवाज़ की बड़ी अच्छी बैटिंग, उस्मान की बहुत अच्छी बैटिंग, उसके अलावा साइम अयूब, उसके अलावा फ़खर जमान बड़ी अच्छी स्टार्ट देने में कामयाब हुए। बाबर आजम आज आउट हो गए, चलें उस पर भी हम बात करेंगे। सिर्फ 3 गेंदें उन्होंने खेली और 0 रन्स पर वो आउट हुए। ये मैच समरी आपके सामने है। बेनेट 40 रन बनाकर आउट हुए, उसके अलावा और भी टेलर हैं 14 रन बनाए, और ये आपके सामने स्कोर शीट है। जिम्बाब्वे 147 रन बनाने में कामयाब हुई 8 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान ने मुकाबला जीता 5 विकेटों से। 5 खिलाड़ी आउट हुए थे पाकिस्तान के। उस्मान ने नॉट आउट 37 और जो दूसरे हैं नवाज़, उन्होंने 21 रन बनाए नॉट आउट, और उसके अलावा भी आपके सामने स्कोर टैली है। जिम्बाब्वे की टीम खासे नीचे रैंक पर है, 12 रैंक है जिम्बाब्वे का अगर T20 में आप बात करें। 12वें रैंक की टीम है, जबकि पाकिस्तान का रैंक 7वां है। तो पाकिस्तान और इन जिम्बाब्वे के दरमियान कोई ऐसा मुकाबला एज सच नहीं था। जिम्बाब्वे की अगर 11 भी देखें तो उसमें भी 2 लड़के तो ऐसे हैं जो कि 40 की उम्र को टच कर रहे हैं। टेलर हैं और उनके अलावा क्रैमर हैं। क्रैमर तो 2008 के बाद खेल रहे हैं, मतलब उनको खेले हुए भी तकरीबन 8 बरस हो गए। फरवरी 2008 में उन्होंने आखिरी मैच खेला था और आज उन्होंने T20 मैच खेला। खैर, इस T20 मैच पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान 2 हैं, एक तो तनवीर अहमद मेरे साथ बैठे हैं, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2008 नहीं, 2018 के बाद आया वो। नहीं, 2008 के बाद आया वो। अच्छा, 2008 के बाद आया वो जिस क्रैमर की बात करें। 2008 या 2008 के बाद आया। 2008 या 2018 के बाद? यार पता नहीं, 18 के बाद 18 के बाद आया। 18 के बाद आया। हाँ, 18 से अगर करें तो हाँ, 7-8 साल हाँ, तकरीबन। हाँ, 7-8 साल। 2008 में तो उसने 2000 के शुरू में तो डेब्यू किया उसने, मतलब काफी 2018 के बाद 2025 में आया। तो अब इतना ज़्यादा गैप देकर आया। चलें, और दूसरे मेहमान भी जो विदाउट गैप आए हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं। मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट बैट्समैन, पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने का एजाज़ रखते हैं। वसीम, मोहम्मद वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप चलें, वसीम साहब आपसे शुरू करता हूँ। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिम्बाब्वे का रैंक भी देखें तो काफ़ी नीचे है, 13th पर है, पाकिस्तान 7वें रैंक पर है। बिल्कुल आखिर में जाके पाकिस्तान जीता। मैं और तनवीर साथ देख रहे थे मैच, तो तनवीर ने कहा कि वो जो कैच छूटा था सेकंड लास्ट ओवर में, वहाँ से गेम जिम्बाब्वे ने अपने हाथ से छोड़ दिया। उसके बाद मिस फील्ड भी हुई, सब कुछ भी हुआ। अगर आप जीत के लम्हात पाकिस्तान के डिस्क्राइब कर सकें। देखिए, अगर तो जीत है, आप उसका तो आप कह लीजिए कि मैच जीते हैं, पाकिस्तान ने मैच जीता है। लेकिन बात यह है कि हम क्या इस जीत से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमें आगे चल के इसके फायदे होंगे इस तरह की जीत से? क्योंकि मेरा हमेशा से एक रहा है कि देखिए, आप जिस भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो आप वो जो डिफरेंस अभी आपने रैंकिंग का भी बताया, ऑब्वियसली इसमें स्किल्स बाकी चीजें भी आ जाते हैं, तो वो फर्क आपको शो करना चाहिए। अगर आपने बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना है, जब जीतना है, तो जो छोटी टीमें हैं, जो लेस एक्सपीरियंस है, रैंकिंग में नीचे हैं, तो उनसे आपको कन्विंसिंगली जीतना होगा। आपको एक स्टेटमेंट शो करनी होगी कि भाई अपने घर में हम खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे जैसी टीम है, इसको हम बड़े मार्जिन से हराएंगे। और ये हमारा पास में भी मसला रहा है। वो कहते हैं ना कि हम जो अपोजिशन होती है, हम उसके लेवल पे आके उससे खेलते हैं, बजाय कि एक फर्क नजर आ जाए कि हम बहुत बेहतर टीम है। तो आज तो तकरीबन 70-80% हम जाके जिम्बाब्वे के लेवल के ऊपर ही हम खेल रहे, और जिसकी वजह से हमने उनको मैच के अंदर ही रखा। बॉलिंग में भी इसी तरह आज शुरू में विकेट में नहीं उसका मिली, और एक मौके पे लग रहा था कि शायद ये 170-80 से भी रन कर सके, तो स्पिनर ने वहां पे अच्छा कम बैक किया। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी वी वर इन ट्रबल, जब आपकी 3-4 विकेट ऊपर से गिर चुकी थी और उसको जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो भी काफी ऊपर जा चुका था। तो वो तो फखर ने वहां पे जो संभाला टीम को, उसके बाद उस्मान के साथ जो उसकी पार्टनरशिप हुई है। लेकिन ये हिकअप्स इस तरह होनी नहीं चाहिए। मतलब हम सबकी यही ख्वाहिश है कि जब हम खेलें इस तरह की टीमों के अगेंस्ट, तो आप बड़े मार्जिन से जीतें, कि 70-80 रन से मैचेस जीतें, 5-5, 6-6 ओवर पहले आप करें। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको अप्रोच मेरे ख्याल में चेंज करनी होगी। यू नीड टू बी मोर एग्रेसिव। अगर स्पेशली बैटिंग की बात करता हूँ, ये ठीक है, कंडीशंस अब उतनी अच्छी नहीं थी, शायद पिच में थोड़ा बहुत हेल्प मौजूद थी बॉल्स के लिए, लेकिन हम जिस तरह देखते हैं कि मतलब साइम का, तो मैं ऑलवेज कहता हूं कि उसको अपने ही तरीके से खेलना चाहिए, उसको अग्रेसिव ही खेलना चाहिए। कि उसको सक्सेस मिली है जब वो अग्रेसिव ही खेला है, पावर प्ले में अच्छा, जब भले वो 25-30 रन ही करे जितने आज भी किए, लेकिन थोड़ा सा उसको
और वो अच्छा तभी खेलता है जब वो अग्रेसिव खेलता है। वनडे डिफरेंट है, वहां पे उसके पास टाइम होता है। तो आई थिंक हमें टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में ये लेनी होगी। रोल्स उनके यही है कि आपने अच्छा पावर प्ले में देना है, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच के अंदर पावर प्ले और इम्पोर्टेंट होता है ठीक कि है, उसमें भले आपकी 1-2 विकेट गिर जाए, लेकिन उसमें जो आपका स्ट्राइक रेट है वो बेहतर होना ठीक है, चाहिए। इसको डिटेल से अभी डिस्कस करते रहेंगे हम। तनवीर का भी इनपुट ले लूँ। इन्होंने कहा कि जैसी टीम होती है हम वैसा हो जाते हैं। तो जिम्बाब्वे की टीम का मैंने रैंक बताया, 12वें-13वें रैंक की टीम है। हम वैसे ही खेले, हम अच्छा खेले, जीत तो गए, हम खेला कैसे? मेरे ख्याल में अगर आज युगांडा की टीम होती हम उसी तरह ही खेलते, जैसे युगांडा की टीम की क्रिकेट है वैसे ही हम कोशिश या कर नेपाल करते की हैं। टीम की क्रिकेट नेपाल की हो, हम जैसे भी, नेपाल हो, नमीबिया हो, कोई भी, हमारी क्वालिटी है ये, शायद किसी और टीम में ये क्वालिटी नहीं है। क्योंकि जैसी टीम आती है हम शायद उस पर तरस खाते हैं कि नहीं यार हम आपको मारेंगे नहीं, नहीं हम आपको जल्दी आउट नहीं करेंगे, इतनी दूर से आए हैं, अपने मुल्क छोड़ के आए हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे हम आपको। तंज करने की 3-3.5 आदत घंटे का मैच होता है T20 का, 3 घंटे का, हम आपको पूरा टाइम देंगे, कोई मसला नहीं, हम जल्दी आउट नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये है कि एक कोई मैच बता दें जिसपे आइलैंड के अगेंस्ट खेले हो, इन्होंने इतना फेंटा लगाया हो आइलैंड का, उनको बुरा हाल कर दिया हो, कोई एक मैच बता दें। कोई एक मैच बता दें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले हो, इन्होंने बुरा हाल कर दिया हो मार मार के, ठीक है। जैसे इंग्लैंड की टीम या इंडिया की टीम या दूसरी टीम ऑस्ट्रेलियन जब वीक टीम के अगेंस्ट खेलती हैं, उनको आउट वाउट की तो फिक्र ही नहीं होती, वो तो इतना मारते हैं, वो मारते भी हैं वो लोग। लेकिन ये उसकी पहली वजह दफा नहीं हुआ, पहली दफा नहीं हुआ। नहीं, 2000 बांग्लादेश से हारे, फिर वो तो जाहिर सी बात है, देखिए 99 में बांग्लादेश से हारे, 2007 में आयरलैंड से हारे, आयरलैंड से भी हारे, तो हम बड़ी टीम भी, यूए हमारे बड़े नाम यूएसए भी से हारे हम, जी जी, सब हमारे बड़े बड़े नाम। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे बड़े नाम खेल रहे हो चाहे छोटे नाम खेल रहे हो। कोई एक मैच ऐसा हो हम उनको बुरे तरीके से हराएं वीक टीम को। दूसरी चीज, आपने अभी श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई क्रिकेट खेली, आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 ओडीआई दोनों खेली। तो जब इतनी अच्छी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं तो एकदम से कैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ एकदम से बिल्कुल डेड हो जाते हैं आप? मेरी समझ से बाहर है। भाई हमने तो यही सीखा है, हम जब डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे या जो पाकिस्तान जो थोड़ी बहुत खेली, हमने तो यही सीखा है भाई। और हम स्ट्रांग होते थे कि जब तगड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते थे, जब वीक आती थी वो तो हम तो कहते थे हमने 3 आउट नहीं करने, हमने 7 आउट करने इनके खिलाफ। या बैट्समैन कहता था अगर मैं 50 पे आउट हो रहा हूं अच्छी टीम के खिलाफ, इनके खिलाफ 200 रन की इनिंग खेलनी है। वो पहले से उसकी सोच बनी होती थी, डर डर तो होता ही नहीं था कोई। तो इसी तरीके से जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट आप किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो आप वीक के अगेंस्ट आते हैं कि आप सर्किल में इतनी गंदी बॉलिंग करते हैं जो आपने आज बॉलिंग की है, जिसमें शाहीन भी है, सलमान मिर्जा भी है। सलमान मिर्जा के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं, भाई आप नया बॉल इतना अच्छा करते हैं, ठीक है, आपको क्या जरूरत, आप बेनेट जैसे प्लेयर के आगे आप पहला ओवर कर रहे हैं, पहली 3 आपने स्लो वन कर दी। भाई नया बॉल किस लिए होता है? इतना अच्छा आप नया बॉल राइट हैंडेड को अंदर लेके आते हैं, बाहर भी अच्छा निकालते हैं। तो नया बॉल का मतलब ये होता है कि आपने उसको यूटिलाइज करना है, नया बॉल यूज करना है। नया बॉल का मतलब ये नहीं होता कि आप आके पहले ओवर में ही आप 2-2 3-3 आप स्लो वन करने लग जाओ, तो उसका फायदा क्या? अगर आप बेनेट से डर रहे हैं तो फिर आपके सामने बटलर आ गए तो क्या होगा फिर? ठीक है, या आपके सामने कोई ऐसा प्लेयर मैक्सवेल आ गए तो आप क्या करेंगे? बॉल ही नहीं करेंगे कि नहीं जी मैं गेंद ही नहीं कर रहा। तो हमने गलतियां की सर्किल के अंदर। ये तो जिम्बाब्वे क्यों जल्दी आउट हो गया? क्योंकि वो कंटिन्यू उस सर्किल को लेके चलता चला गया कि यार अब हमने इनको मारना है। कहां फंसे? क्योंकि उनके पास ऐसे टेक्निकली अच्छे प्लेयर, स्पिनर्स को खेलने वाले एक अच्छे प्लेयर नहीं थे, जिसकी वजह से उसने नवाज को भी ट्राई की, अबरार को भी ट्राई की, साइम को भी ट्राई करते चले गए, वो फिर आउट होते चले गए। वरना अगर इनके पास अच्छे प्लेयर होते तो ये जो 147 इन्होंने किया है, ये 100% 170 175 जो है वो रन होते हैं। ओवरऑल बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम ने। पैथेटिक नहीं, स्ट्रॉन्ग इस वजह से, पैथेटिक इस वजह से स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। पैथेटिक इस वजह से बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छी और अच्छी टीम से क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, उसके बाद आप एकदम से इतने डाउन हो जाते हैं, जो कि आपने टूर्नामेंट का पहला मैच था और आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि यार हम पत्नी वो इतनी बुरी क्रिकेट हमने कैसी खेली, आपने खुद अपने ऊपर प्रेशर डाला है। तो पैथेटिक का वर्ड मैंने इस वजह से बोला है कि वो अच्छी टीम बिल्कुल बिल्कुल वो सही। वसीम, आप अगर टीम की सिलेक्शन आज देखें, उसमें रिजवान तो खैर T20 का हिस्सा नहीं होते, ये उस्मान आए, उसके अलावा आपके जो नसीम शाह बाहर बैठे, उसके अलावा भी बॉलर वसीम जूनियर भी बाहर बैठे, मतलब ये सिलेक्शन आपको ठीक लग रही है कि T20 वर्ल्ड कप तक ये बंच एक बना लेगा पाकिस्तान या पाकिस्तान के कोच?
देखिए प्रॉब्लम जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, हमें पावर प्ले की बॉलिंग आ रहा है, हमें नए बॉल की बॉलिंग आ रहा है, चाहे वो वनडे है चाहे वो T20 है, हमें इस एरिया को इम्प्रूव करना होगा। और तनवीर ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया यहाँ पे कि अब अगर हम स्लोअर बॉल्स कर रहे हैं, अर्ली ऑन ही वेरिएशन पे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम ऑलरेडी डिफेंसिव मूड में गए हुए हैं। तो T20 में आपको पावर प्ले आपको मार तो पड़ेगी उसमें, और एट टाइम्स आपको उसमें रन्स पड़ते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको 1-2 विकेटें मिलती हैं तो आप फिर भी गेम में इन रहते हैं। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा नया बॉल जो है, वो कितने ओवर नया बॉल स्विंग होता है, 2-3 ओवर 4 ओवर ही होते हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम यूज करना होगा हमें नया बॉल के। अगर किसी स्विंग हो रहा है तो स्टिक टू इट, अपनी लाइन और लेंथ तो उसमें चेंजेस लेके आए, या एक अच्छा बाउंसर करना है वो कर दें आप, लेकिन बाकी बेसिक्स पे आपको आना होगा। तो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस सलमान मिर्जा को कहूँगा अर्ली डेज में उसके भी सीखना होगा उसको भी ये। लेकिन वो कल भी हमने एक बात की थी कि देखें अगर आप आज भी फहीम जैसे खेले हैं तो 1 ओवर किया और बैटिंग भी नहीं उनकी आई, पूरा मैच कंप्लीट हो गया, तो एक स्लॉट मेरे ख्याल में ये बचती है। आइदर आप फहीम को या फिर रेडी करें कि वो नया बॉल करेगा, कंसिस्टेंटली वो नया बॉल करेगा, तो या फिर आपको ऐसा फास्ट बॉलर खिलाएं कि जो आपको नया बॉल करके दे सके। अब उसमें नसीम जूनियर का भी थोड़ा सा है कि अभी उतना एस्टैब्लिश नए बॉल से वो नहीं हुआ है। नसीम शाह आई थिंक कि अगर आप 3-4 साल पहले चले जाएं तो वो तो इवन शाहीन से ज्यादा अच्छा नया बॉल करता था, चाहे वो वनडे क्रिकेट थी चाहे वो टेस्ट क्रिकेट थी। तो उसका जो डिक्लाइन आया उसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। आई थिंक यहाँ पे नसीम को स्टेप अप करना होगा कि वो स्क्वाड में भी है, साथ है टीम के, तो जब भी उसको मौका मिले तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस देना कि हमें पुराना नसीम शाह वो नजर आए। अगर इस फिटनेस या उसकी फॉर्म है जो भी है उसके मसले हल करने होंगे। लेकिन ये एरिया कंसर्न हमारा रहेगा कि अगर हम शुरू में इस तरह की बॉलिंग हमने होगी पावर प्ले में तो बड़ी टीमें के खिलाफ हम स्ट्रगल करेंगे, बैटर्स आएंगे तो वो फिर आके पहले 6 ओवर्स में ही मैच को एक तरफ कर देंगे। तो हमें थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी होगी, अपना जो स्टाइल है खेलने का उस पर अभी जो बात चल रही थी कि आपने अग्रेसिव मूड में आप खेलें, और उसमें फिर क्या होता है कि हमने मैच तो जीता हुआ है, हमने बड़े मार्जिन से जीतना है। तो मुझे लगता है कि एट टाइम्स हमारे ज्यादा ये होता है कि हम जिम्बाब्वे से हार ना जाए। जब इस तरह की मेंटालिटी होती है तो फिर आप इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, मैच के क्लोज लेके जाते हैं। तो आई थिंक ऐसी टीमों के खिलाफ हमें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम इनसे मैच तो हमने जीतना है लेकिन बड़े मार्जिन से जीतना है। तो हार का, अपसेट का ये माइंडसेट तो आपको हटाना होगा। और ये आज भी ये चीज नजर आई है टाइम्स ना, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से प्लेयर्स के, तो लग रहा था टाइम को उनको फिक्र पड़ गई थी कि अपसेट ना हो जाए। आप इस अप्रोच के साथ मैच के अंदर जाएंगे तो फिर इस तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसकी ये जो उन्होंने बात की है ना, इसको मैं कंटिन्यू इस वजह से कर रहा हूँ। देखिए हम क्यों बार बार कहते हैं, या कोई भी क्रिकेटर क्यों बार बार कहता है कि यार अगर आप दूसरी किसी वीक टीम से आपका जो रैंकिंग वो ऊपर है तो आप उनके अगेंस्ट उनको बड़े मार्जिन से हराएं। उसकी रीजन ही होती है जब आप छोटी वीक के अगेंस्ट इतनी मुश्किल से खेलते हैं ना, तो बड़ी टीम के अगेंस्ट तो टोटल आप डिफेंसिव मूड में चले जाएंगे, आप खुल के खेलेंगे ही नहीं। नहीं, हम वैसे ही हो जाते हैं, नहीं, जैसी टीम उसकी वजह है अच्छी टीम आती है तो हम अच्छे हो जाते हैं। नहीं, उसकी वजह अच्छी टीम के अगेंस्ट हम अच्छे इस वजह से कभी कभार नजर आते हैं, हर दफा नजर तो नहीं आते। या अगर 3 मैचेस की सीरीज हम तीनों मैचेस में नजर तो नहीं आएंगे। हम एक सुन लेना, उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है जब आप छोटी टीम के अगेंस्ट खुला डुला क्रिकेट खेलेंगे, उनके अगेंस्ट कितनी टीम आपने वीक टीम के अगेंस्ट खेला, आपने कितने मैच में 200 रन कर दिए, 250 रन कर दिए, ठीक है, 230-40 रन कर दिए। तो जब आप उनके अगेंस्ट उनको जल्दी आउट करेंगे या बैटिंग में बड़े बड़े रन्स करेंगे T20 में भी, तो फिर आप बड़ी टीम के अगेंस्ट एक माइंड में होता है यार ठीक है ये बड़ी टीम है लेकिन हमने वीक टीम के अगेंस्ट 230 किया हुआ है, 240 किया हुआ है, इनके अगेंस्ट तो अगर हम थोड़ा बेहतर भी खेलें तो 180-90 तो कर ही जाएंगे। लेकिन आप उनके खिलाफ भी अगर मुश्किल से 150-150 रन कर रहे हैं तो फिर दूसरी टीम को आप खुद मौका दे रहे हैं, आप खुद उनके खिलाफ जो है वो डिफेंसिव जो वो खेलेंगे। एक बात ऑलराउंडर की हो रही थी, देखें हमने कल भी शायद इस चीज के ऊपर डिस्कस किया था, फहीम अशरफ ने आज 1 ओवर किया, माइक हैसन क्या कहता है, या हमारा पूरा पाकिस्तान का कहता है वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन पाकिस्तान फहीम अशरफ। नहीं सुन लो, नवाज भी और फहीम अशरफ फास्ट बॉलिंग में नहीं, फहीम अशरफ भी ठीक है, आप उससे सिर्फ 1 ओवर करवाते हैं। उसके बाद आप सुने आप उसके बाद यानी इसका मतलब कप्तान अच्छा नहीं, फिर ये मान लो भाई कप्तान अच्छा, वो हालात के हिसाब से उसको लगा होगा। यानी इसका मतलब कुछ लोगों की नजर में वो कप्तान अच्छा नहीं है, कुछ लोगों की नजर में कोच भी अच्छा नहीं है, कुछ लोगों की नजर में टीम में जगह नहीं बनती, टीम में जगह भी नहीं बनती, ठीक है। तो बात सीधी ये है कि नवाज की भी अगर मैं बात करूं ना, चले आपने बोला ना वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, नहीं नवाज नहीं, उसने जो माइक हैसन ने कहा था वो नवाज को कहा, नवाज को ही बोला ना, मैं तो फहीम अशरफ की बात कर रहा था, आपने नवाज, मैंने बोला चलो नवाज की बात कर लेते हैं। एशिया कप में कितने एक मैच बता दें जिसमें उसने पूरे ओवर किए हो,
किसी में 2 ओवर किए हैं, किसी में 1 ओवर किया है, किसी में 3 ओवर किए हैं। क्यों? आपको तो बेस्ट स्पिनर है, तो जो बेस्ट बॉलर होता है तो उसको तो पूरे 4-4 ओवर करने चाहिए। इसी तरीके से आप फ़हीम के साथ करते हैं, कभी सर्किल में आके उससे 2 ओवर करा लेते हैं, कभी किसी मैच में 1 ओवर भी नहीं देते, कभी किसी मैच में 1 ओवर देते हैं। तो ये हम खराब नहीं कर रहे इन चीज़ों को, आपको खुद समझ नहीं आ रही एज अ हेड कोच या कप्तान, आप लोगों को खुद समझ नहीं आ रही कि यार क्या फ़हीम अशरफ ऐसा बॉलर है या ऐसा बैट्समैन है, किसी मैच में उसकी बैटिंग भी नहीं आती, कि यार ये ऐसा ऑलराउंडर है कि इसको हम पूरे 4 ओवर कराएं या इसको बैटिंग करवाएं, या नवाज ऐसा बॉलर है कि हम इससे पूरे 4 ओवर करवाएं। हम खुद कंफ्यूज हैं। उसके बाद मेरा सवाल ये है इनसे कि उस्मान तारिक जब लास्ट मैच खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ठीक है, क्यों नहीं आज का मैच खेला? उसने क्या किया? पहला मैच खेला, क्या बुरी बॉलिंग की थी आपने? उसके बाद आज का मैच भी नहीं इसको खिलाया। तो ये जो आप गलतियां कर रहे हैं, ये आप मेंटली गिराते हैं लड़कों को, ये आप डिस्टर्ब कर रहे हैं लड़कों को। जब आप नहीं उस्मान तारिक की बात कर रहा हूं, वसीम जूनियर को, वसीम के साथ भी देखिए, वसीम जूनियर का तो मैंने लास्ट सीरीज में बोला ना, ये इन्होंने कहीं पीछे ड्रेसिंग रूम में मुड़ के देखा होगा, वो बैठा हुआ होगा, वो तू भी सी चल तनु मैच खिला देंगे। उसके साथ तो ये कर रहे हैं ना, ये 4-4 टूर करा के उसको घुमाई जा रहे, बैठाई जा रहे, उसको मैच खिला दिया। तो आप उस्मान तारिक के साथ भी यही कर रहे हैं। जब आपने एक लड़के का डेब्यू करा दिया और उसने अच्छी बॉलिंग कर भी दी, तो आपने आज का मैच क्यों बिठाया? क्या 400 T20 खेल चुका है? तो कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं आप बिठा दें ना, अब नवाज को बिठा दें, ठीक है, नहीं खेलेगा नवाज तो क्या हो जाएगा? आपने अबरार को लास्ट सीरीज में बिठाया ना, अभी श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच दिया, उसके बाद 2 बिठा दिए, तो वो बैठ सकता है, तो नवाज क्यों नहीं बैठ सकता? अगले मैच आप अपने नए लड़कों को मौके तो दें। अच्छा, ये पॉइंट आपने अच्छा दिया वसीम। आपने तनवीर की बात सुनी, इनको शिकवा ये है कि उस्मान तारिक खेलते या इससे पहले अबरार को बिठाया, मोहम्मद वसीम जूनियर को बिठाया। आपकी इस हवाले से राय क्या है? देखें, अगर आपने रोटेशन पे जाना है, नए लड़कों को चांस देना है, तो ऑब्वियसली आपको फिर सीनियर्स की तरफ देखना होगा। अबरार मेरे ख्याल में भी इतना स्टैब्लिश है, इतने मैचेस उसके नहीं हुए कि आप उसको उस पॉलिसी के अंदर लेके आए। तो जो आपको चीज, अगर आपने एक स्पिनर खिलाना है, चाहे वो उस्मान तारिक है या दूसरा कोई भी खिलाना है आपने, तो फिर तो बात नवाज पे ही आती है जी कि आप नवाज की जगह खिला सकते हैं कि चले वो आके वहां पे कर जाए। और इसी तरह जब बात आती है वसीम जूनियर की भी, तो उसको भी फिर किसी सीनियर की जगह खेलना चाहिए। लेकिन उसके लिए देखिए, आपको फिर बात वही है जो मैंने पहले की थी कि ये थोड़ा सा जो डर है ना हार का, इसको आपको हटाना होगा, आपको बड़ी पिक्चर देखनी होगी। क्योंकि नवाज, अब देखें, मतलब हम कह रहे हैं नवाज को अगर ना खिलाते ये मैच तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन नवाज ने मैच जिताया आपको, तो वो उधर से ये आएगा कि उसने तो हमें मैच जिताया है। तो हमें ये जो हार का डर है ना, इससे रिगार्डलेस हमें के हटाना होगा कि ठीक है जी, अब इस सीरीज के अंदर भी आपके हल्के मैचेस दिए ना ये वाले, तो इसमें आप खिलाएं, जूनियर को खिलाएं, आप उसको उस्मान तारिक को खिलाना है, जिसको भी आपने चांस देना है खिलाएं, और बगैर खौफ के। मतलब आप सारी चीजें आप कवर नहीं कर सकते हैं, या फ़हीम की जगह खिला सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बॉलिंग भी नहीं करानी, बैटिंग भी नहीं करानी, दैट मीन कि उसका रोल तो क्लियर ही नहीं है ना टीम में, वो इन केस आपने रखा हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट में, दुनिया में किसी टीम में कोई प्लेयर इन केस नहीं खेलता कि इन केस इसकी बैटिंग की जरूरत पड़ जाए या इन केस इसकी बॉलिंग की जरूरत पड़ जाए। या वो बॉलिंग करेगा या वो बैटिंग करेगा ही करेगा, टॉप 6 में आपको वो नजर आएगा। तो एक स्लॉट तो मेरे ख्याल में तो हम मैच तकरीबन हर मैच के अंदर 10 प्लेयर से जाते हैं, 11वां प्लेयर हमने इन केस रखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़ जाए, तो वहां पर इन केस की जगह बेहतर है कि आप कोई लड़का और साथ में आप स्टैब्लिश कर लें, चाहे वो स्पिनर खिला लें, चाहे वो आप पेसर खिला लें। तो हमें वो क्लियर करना होगा कि हार जीत हटाएं। और आई एम श्योर कि ये नए लड़के भी अगर खेलते हैं तो जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ इस टीम से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो वो थोड़ा फियरलेस होकर खेलेंगे ना, उनको वो ज्यादा वो नहीं होगा जो हमारे सीनियर को शायद होगा। जैसे दबे दबे आज भी हमारे बैटर्स नजर आए हैं, थोड़े सीनियर जो स्पेशली टॉप 4 में अगर हम देखते हैं वो दबे दबे नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पे कोई यंग बच्चा नया अपकमिंग आएगा तो वो जरा खुले तरीके से खेलेगा। वो प्रेशर तो बाद में बिल्ड होता है। जैसे हसन नवाज आया था, वो कैसे उसने खेलना शुरू किया, वो आस्ता आस्ता उसके प्रेशर पड़ा, फिर उसको फर्स्ट क्लास में भेज दिया कि नहीं इसको ये फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, आप उसको वापस भी आपने बुला लिया है। तो मुझे दैट क्लियरली शोज कि आप शायद अभी आपका वो जो ज़हन है ना उतना क्लियर नहीं हुआ है, क्लैरिटी आपको भी मिली नहीं है। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी यही होती है कि आपको चीज़ों के अंदर क्लैरिटी मिल जाए, आपका ये प्लेयर नंबर 1 है, इसका बैकअप ये है, तीसरे नंबर पे ये है, तो मार्किंग आप ठीक कर लें। तो आज हर नहीं यहाँ पे आपको जो लड़के बाहर बैठे हैं उनको खिलाएंगे मैचेस और इस खौफ के बगैर के हम हार जाएंगे। ठीक है, बॉलिंग लाइन पे बात हो गई तनवीर, अब बैटिंग की तरफ आओ। पाकिस्तान के जो टॉप बैटर्स हैं, साहिबजादा फरहान, फ़हीम अशरफ, साइम अयूब, बाबर आजम, फ़खर जमान, तो इन चारों में से किसी को नहीं बिठा दें? मतलब यंग को किसी को चांस दे दें, जो आपकी लॉजिक है कि, या वसीम ने जो कहा कि एक वीक टीम्स हैं इनके खिलाफ तो चांस दें।
इन चारों में से किसी एक को, आपकी मर्जी है, किसी को देखिए, बिठाएं। अगर आप साइम अयूब को बिठाना चाहते हैं, ठीक है, साइम अयूब को तो वो एशिया कप से परफॉर्म नहीं कर रहा, पिछली ट्राई नेशन सीरीज से परफॉर्म नहीं कर रहा, वो तो T20 में उसकी फॉर्म ही नहीं है। तो उस तरफ उसकी फॉर्म देखे तो फिर आप सोचते हैं कि यार इसको जाने दो। क्यों? क्योंकि ये हेड कोच या कोच सॉरी कप्तान चाहते हैं कि हम साइम अयूब को लेके चलें। उसके बाद एक और उसको एक वो मिल गया है कि जी ऑलराउंडर बन गया है ICC की रैंकिंग में। तो जब वो सोचेंगे तो फिर आप ये सोचेंगे नहीं यार इसको खिलाएं थोड़ा सा, ठीक है। बैटिंग में इसकी साहिबजादा रन फरहान। करानी है। साहिबजादा फरहान को आप कैसे ड्रॉप करेंगे? वो अभी आया है, आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? आप तो नहीं उसको ड्रॉप कर सकते। ठीक है। बाबर की आप बात करते हैं, बाबर की भी वो फॉर्म नहीं थी, लास्ट मैच में 68 किए साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, तो उसमें भी आप चांस नहीं लेंगे इसको बिठाएं, उसमें भी आप कोशिश करेंगे। बाबर को तो बिठाने का सवाल ही, सबसे सीनियर प्लेयर। देखिए फ़खर जमान को, देखिए फ़खर जमान रन्स करता है, लेकिन पर्सनली मुझे फ़खर जमान के नंबर्स की बिल्कुल समझ नहीं आती। ठीक है, मैं ये जरूर बैटिंग ऑर्डर नहीं समझ आती। कभी आपका दिल करता है वनडे में ओपन करा देते हैं, T20 में आप 5वें पे करा देते हैं। कभी आप उससे पूछते हैं कि यार हम ऊपर नीचे करते हैं, वो बोलता हाँ जी ठीक है ना, मैं अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं ऊपर भी खेल सकता हूं, मैं 5वें भी खेल सकता हूं। तो मुझे मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, उसके नंबर के अगेंस्ट जा रहा हूं, जो उसको नंबर दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, इसका मतलब यह है कि आपको फ़खर जमान की समझ नहीं आ रही, आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये टीम के अंदर जो है एडजस्ट हो जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस है, बाकी टीम में इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, तो इसको हम लेके जाएं। और ये भी याद रखें कि हम फ़खर जमान को सारी जिंदगी ओपन खिलाते रहे हैं, हम उसको 5वें नंबर पे क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उस लेवल का पावर हिटर नहीं है, जिसकी वजह से हम हसन नवाज को भी खराब कर रहे हैं, हमने हैदर अली को भी खराब किया, नीचे ला के पावर हिटर बना रहे हैं। हम फ़खर जमान को भी 5वें, कभी 6ठे पे, कभी 5वें बैटिंग कराते हैं कि यार हमारे पास ये ऐसा प्लेयर है। फ़खर जमान की सूरत में लेफ्ट हैंडेड भी है, स्पिनर को छक्के भी मार लेता है, फास्ट बॉलर को भी मार लेता है। तो हम उसको बेसिकली, जो मुझे एक समझ आती है, हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इस तरीके से चलाते रहेंगे और जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे एकदम से, ये बात जहन में रखें, हम ठीक है सीरीज जीते, ये बड़ी टीम्स नहीं हैं, ये हमारे लेवल की टीम्स ही थी। चाहे साउथ अफ्रीका के 7-8 लड़के नहीं थे, वो टीम देखें, श्रीलंका भी हमारे साथ ही रैंकिंग में है और जिम्बाब्वे तो है ही 12वें पे। तो जब हम बड़ी टीम के अगेंस्ट आएंगे, फिर हमें समझ नहीं आएगी कि फ़खर को नीचे भेजें, उससे ओपन कराएं, या उसको खिलाएं या ना उसको ना खिलाएं। हमने आज के मैच में जल्दबाजी बहुत की है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। 147 किए थे उन्होंने 20 ओवर में, 147 सेंसिबल खेलने बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं। हम अपनी मिस्टेक्स की वजह से हम ये आखिरी ओवर तक गए, जो कि जाना नहीं चाहिए। बैटिंग लाइन का जो मेन स्टे है वसीम, वो बाबर आजम है। आज भी जिस तरह से वो आउट हुए, LBW हो गए, मुझे तो लगता है अनलकी, मैं तो कहूँगा अनलकी रहे, क्योंकि अंपायर्स कॉल पे फैसला कहीं भी जा सकता है। आप इसमें टेक्निकल फ्लॉ देखते हैं, इसमें मेंटल फ्लॉ देखते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट बाबर्स डिसमिसल? देखिए, एक चीज तो आप समझ लें कि बाबर ने ठीक है अभी 60 और भी किया, 100 भी किया है, लेकिन अभी बाबर की अगर हम कहना नहीं कि फुल अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ गया या फुल अपने कॉन्फिडेंस आ गया उसको, वो चीज तो नहीं है। हर इनिंग्स में उसको वो आपको लग रहा होता है कि अंडर प्रेशर अभी खेल रहा है। तो ये चीज तो यही में कल भी मैंने बात की थी, यहीं से आपको कैरेक्टर शो होगा कि देखिए अब आपके ऊपर नजरें तो लगी हुई है, कौन की तो हमेशा रहती हैं, लेकिन सिलेक्टर्स की, कोच की, कैप्टन की, वो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि आप कंसिस्टेंसी से रन करें जैसे आप पहले करते आ रहे थे और हर मैच में करें। तो बाबर को थोड़ा तगड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे करते हैं, वहां की प्रैक्टिस कम की जाती है। जब मैच में अच्छी पिचों के ऊपर कम होता है कि बॉल सीम हो रहा होगा, 2-2 वाले जब मैचेस हो रहे थे, तो वहां पे तो वो चीजें चल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशन आती हैं, जहाँ आपकी टेक्निक चैलेंज होती है, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो हमें थोड़ा सा जो अपनी प्रैक्टिस की रजाई है, इनको भी बेहतर करना होगा। हम सबको पता था कि पिंडी में मैच हो रहे हैं, इस मौसम के अंदर थोड़ा सा पिच उस तरह वाला नॉर्मल पिच, पिंडी वाला पिच नहीं होगा जैसे हम PSL में या बाकी मैचों में देखते हैं। इस मौसम में वहाँ पे पिचों के अंदर थोड़ी सी जान होगी, ठंड है, वहाँ पे मॉइस्चर भी होगा, तो थोड़ी बहुत ही मूवमेंट मिलेगी। लेकिन हम उसी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे और बैटर्स भी उतना मतलब डेडिकेशन से मैं कहूँगा नहीं खेल रहे हैं। एक्सपेक्ट यही करेंगे सीधा बैट के ऊपर बॉल आएगा। तो आई थिंक ये जो ओवरऑल बैटिंग की बात अभी तनवीर भी कर रहे थे, ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर भी हमें सॉर्ट आउट एक तरह से कर लेना चाहिए। एक आध बैटर होता है वो फ्लोटिंग रोल में, कभी वो भी हर मैच के अंदर नहीं, जहाँ पे तो आपको कोई मैचअप बन रहा है आप वो कर लेते हैं, लेकिन
फखर की तो यही है ना कि फखर तो ओपनर था, ओपनर से फिर वो 3 पे गया, 4 पे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आ गया, इसलिए हसन नवाज आया, ओपन पे आया, फिर वो करते करते वो नीचे चला गया है। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें इसको चीज़ों को सेटल करना होगा कि ठीक है जी, आपका ये 4 नंबर है, आपका ये रोल है, आपको यू स्टिक टू इट, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे मसला क्या होता है कि बात यही आएगी, अगर मैं भी बैटर हूँ टीम के अंदर तो मैं कहूँगा भाई वो जो साइन की परफॉर्मेंस है वो भी अगर मेरे भी डाउनफॉल आया था या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो T20 के अंदर साइन की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसको ओपनिंग मिल रही है और मुझे आपने नीचे कर दिया है, या बाबर से रन नहीं हो रहे तो उसका नंबर तो नहीं चढ़ा जा रहा लेकिन मेरा नंबर चढ़ा जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन टीम के अंदर पैदा कर सकती हैं ये चीजें। तो आई थिंक ये चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है, अच्छा, ये रोल है आपका टीम के अंदर। बाबर आजम, अच्छा, बाबर के हवाले से मैंने एक सवाल ये करना है, वो ये बार बार जो अंदर की बॉल पे लेग बिफोर होता है, इसके बारे में मैंने आपसे ये पूछना है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे जहन में एकदम आया कि इससे बेस्ट मेरा ख्याल है इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है और लड़कों ने भी, बॉलर्स ने भी आपको बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है। आप में क्वालिटी बहुत अच्छी थी कि ऑफ स्टंप से बाहर का बॉल भी आप ऑन पे जाते थे, ऑन पे खेल जाते थे। जिस बॉल को मिड ऑफ पे खेलना होता था या एक्स्ट्रा कवर की तरफ, उसको आप ऑन पे खेलते थे बहुत अच्छा। तो काफ़ी आपके बारे में ये बात होती थी कि यार ये बंदा जो है ना ऑफ स्टंप का बॉल भी ऑन पे ले जाता है। तो इसका मतलब आपकी वो ऑफ साइड की बॉल को जो ऑन पे लेके जाते थे, चाहे वो बॉल अंदर आता था या बाहर, उसकी टेक्निक आपकी बड़ी स्ट्रांग थी। तो बाबर आजम इस तरीके से बहुत आउट हो रहा है बीच की बॉल पे, अगर वो ऑन खेलने जाता है तो मुझे बताएं उसकी क्या रीज़न है। वो फ्रंट पाँव फ्रंट फुट पे आ जाता है या स्टक हो जाता है? आज भी आप देखें कि उसको बॉल अंदर आया लेकिन उसने बॉल अपने पास आने नहीं दिया। नहीं है वो ज्यादा, देखें पंचेस ड्राइव उसमें वो ज्यादा उसको कमांड हासिल है। अब उसमें जो अब अच्छी पिच के ऊपर बाबर की टेक्निक इस दफा कि वो छोटी स्ट्राइड लेते हैं ऑफ स्टंप के बाहर की बॉलों की, तो आपका एक ना जिसको कहते हैं ना आम जुबान में एक फर्मा सेट हो जाता है कि आप हर बॉल उसके लिए रेडी रहते हैं। आपकी पोजीशन यही बॉल सीधा रहता है या ऑफ स्टंप के ये बाहर होता तो उसकी जो पोजीशन है वहां से उसने वो खेल जाना था आराम से। लेकिन हम इस चीज की प्रैक्टिस ही कम करते हैं, तो बैलेंस जब आपका नहीं होगा, बॉल की तरफ आप बहुत ज्यादा झपटेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपके पैडों पर बॉल लगता है। तो आई थिंक थोड़ा सा फिर मैं कहूँगा ट्रेनिंग रूटीन में, क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है लड़कों को खेलते हुए कि ये वही चीजें कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी आते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना कि गेम बढ़ नहीं रही है। अब जाके कुछ लड़कों ने रिवर्स स्वीप्स मारनी शुरू की है, वो भी तब जाके जब बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ट हुआ। तो वसीम, मैं छोटी सी एक बात करना चाहूंगा, क्या माइक हेसन का प्रेशर है तमाम ही लड़कों पे इंक्लूडिंग बाबर कि आपने तेजी खेलना है T20 में? ये माइक हेसन का प्रेशर तो नहीं है? देखिए डेफिनेटली है, उनकी स्टेटमेंट जो माइक हेसन से पहले भी एक वो मतलब हवा तो बन गई थी ना कि बाबर रिजवान दोनों के बारे में ये था कि शायद ये T20 के बैटर्स ही नहीं है, इनकी तो जगह नहीं बनती है, इस तरह की चीजें सुनने में आ रही थी। तो वो तो प्रेशर रहेगा आपको, लेकिन क्या अब बाबर मतलब वो पावर हिटर नहीं है ना, वो पावर हिटर बन सकता है। अगर आप उसको पावर हिटर बनाने जाएंगे तो वो बाबर आजम भी नहीं रहेगा आपके लिए। स्पिन के अगेंस्ट में कहता हूँ उसको चीजें इंप्रूव करनी होगी, स्ट्राइक रोटेशन उसको बेहतर करनी होगी, डॉट बॉलों का जो परसेंटेज है वो कम करे। लेकिन मैं कहूँगी बाबर ओवर पे 3 छक्के आपको मार के दे तो ये तो बाबर के साथ भी जाती होगी, तो वो उसको वो प्रेशर डेफिनेटली वो लग रहा है, आपको फील होता है बाबर को देखते हुए। उसकी मैं प्रैक्टिस भी देख रहा था, उसने वैसे ही शॉर्ट एंड प्रैक्टिस टांग रखी है मिड विकेट मारना, जो कि इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो करते हुए उसको मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है ना कि जो मतलब सवाल ये बनता है कि हमने ठीक है जी बाबर रिजवान जाएगा तो और प्लेयर हमने कह दिया जी कि इनका स्ट्राइक रेट स्लो है, हम 220-250 वाली टीम बनना चाहते हैं। ये पिछला 1-1.5 साल उठा के देख रहे हैं, हम 150 नहीं कर पा रहे। 150 करते हुए हमें मुश्किल हो रही है। लड़कों का स्ट्राइक रेट आप देखें तो 100 से कम पे वो खेल रहे हैं। उस टाइम पे जो 115 पे खेल के आता है आप उसको बड़ी तारीफें आप करते हैं, तो बाबर तो वैसे भी 120-25 के स्ट्राइक रेट से वो खेलता ही आ रहा था ना। तो वो मतलब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गई है। और ये फिर मैं कहूँगा एज अ प्लेयर अगर आप सोचेंगे कि आपको कहा गया जी कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें और आपकी जगह जो लड़के खेल रहे हैं या जो जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है उनका स्ट्राइक देखते हैं तो वो यार ये तो मेरी इतने स्ट्राइक रेट से खेल रहा है या मेरे से नीचे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो वो कंफ्यूजन अभी तक वो चल रही है और टीम के अंदर भी ये है। फिर आप एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो ये जो भी कोच आया उसने इस तरह की स्टेटमेंट दी है जी कि हम इसको एक 200 वाली टीम बनाना चाह रहे हैं। तो 200 टीम वाली फिर मैं आऊंगा कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन टीमों के अगेंस्ट हमें फिर 250-250 करना चाहिए यार मैच के अंदर, या एटलीस्ट उस अप्रोच के साथ हमें खेलना चाहिए कि हम 200 करने जा रहे हैं। चलो ठीक है वसीम, मेरे पास अब वक्त भी कम है, बस प्रोग्राम का काफ़ी बड़ा हिस्सा हमने इससे बात कर ली। बस आखिरी बात करके आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। वो बात यह है कि आज अज़हर अली ने
ये बात गर्दिश कर रही है कि अजहर अली ने अपनी पोस्ट छोड़ दी है, और वो जो बात आई है वो ये कि सरफराज अहमद को दे दी गई है पोस्ट, ये वाली अंडर 16 अंडर 13। तो इस पर कल ये वाक़या हुआ है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये लड़के क्या साथ काम करना नहीं चाहते, एक साथ खेले, इतना सब कुछ किया, इसमें किस तरह से इसको सम अप करेंगे आप? देखिए, इस पे जो मतलब मेरा भी सवाल है कि मतलब ये जो नई टर्म आ गई है ना कि वो देखेंगे या वो ओवरलुक करेंगे, ये एक नई टर्म मैं सोच रहा हूँ जी कि वो अंडर 19 को देखेंगे। भाई आप अंडर 19 में कोच होते हैं या आप डायरेक्टर होते हैं, आप ये डेवलपमेंट के जो भी आपका कोई ओहदा होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को ये फलाना प्लेयर देखेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को फलाना प्लेयर देखेगा। उसके बाद अगर आप अजहर का जो ओहदा मुझे याद पड़ता है कि वो यूथ डेवलपमेंट का हेड था वो जी, तो अब उसके ऊपर जी सरफराज आके देखेंगे विदाउट एनी मतलब ओहदा देना भाई आप उसको पे कि वो डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट है या जो भी है, ताकि वो एक सिलसिला तो बने कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा ना। क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है कि हमारा एक कैंप चल रहा था और उसमें जी 2 मतलब प्लेयर्स हमारे आके जी वो कैंप को देखेंगे, एंड आई रिफ्यूज, मैंने तो वो कैंप ही छोड़ दिया। तो मैंने कहा फिर आप आके कर लें, अगर हेड कोच मैं हूँ तो ये मेरा कैंप है, आपने आके हेल्प करनी है तो करें, आप आगे लीड नहीं कर सकते हैं। तो अगर लीड करना है तो आप फिर वो ओहदा लेके आए कि भाई ये ओहदा आपसे ऊपर आ रहा है और ये आके आपके साथ काम करेगा। तो आई थिंक ये कंफ्यूजन दूर करना होगी, और ये भी सिर्फ ये सरफराज या इवन वहाब का भी या बाकी प्लेयर ये आगे ओवरलुक करेंगे या चीजों को देखेंगे। ये कोई ओहदा नहीं होता, इतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप ओहदा दें। आपने रखे हुए तो वैसे ही है ना, ओहदे के बगैर भी तो वो रखे हुए हैं आपने, तो उनको ओहदा दे के रखें ताकि जो उनके नीचे या उनके अराउंड है लोग उनको बताओ भाई इसका ये ओहदा है, हमने इसको रिपोर्ट करनी है, इसने फलाने को रिपोर्ट करनी है, बट जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिलसिला होता है उसका चलना चाहिए। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज फिर हमें ज्वाइन इन किया, आपने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की, आपका शुक्रिया।